हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द जेई प्लैनेट। और आज हमारी मुलाकात फिर से यादगार होने वाली है हमारी इस यादगार सीरीज में, जिसमें हमने शुरू किया है हमारी 12th के ट्रैक का पहला यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जैसे आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अब तक के सफर में हमने कूलम्स लॉ, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम, उसकी लिमिटेशन, इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। और कल तो हमने फिजिक्स बाय दो तरीके भी सीखे थे, है ना। सो कैसे शॉर्टकट अप्रोचेस होते हैं, कहां कहां लगते हैं, कैसे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये सारी चीजें कल की मुलाकात में हमने डिस्कस की थी। तो चलिए बढ़ाते हैं सफर को आगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही थोड़ा सा आगे बढ़ के कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से जेई प्लैनेट का टेलीग्राम चैनल लिंक, टेलीग्राम लिंक यूज करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी डीपीपी के डिस्कशंस, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल सभी कुछ आपको जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल के पे मिलने वाला है। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जैसा आप जानते हो कि यार अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक दो सेपरेट प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिनके इन मेंशन्ड इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए यदि आप चाहें तो उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, ज्यादा दिन दूर नहीं, 14 अप्रैल को हम आपके लिए अनअकैडमी प्लस पे एम 2022 बैच लेकर आ रहे हैं। दैट विल बी फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2022। ऑलराइट, तो आप में से जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज ही उसे सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए जो अमाउंट है वो आपको 12 मंथ्स का यार प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इस कोड फिजिक्स माया का इस्तेमाल करके आपको और एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन द मेंशन्ड अमाउंट। और यूसैट यानी अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट देने के बाद भी आप काफी ह्यूज स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, आइकॉनिक पे भी बहुत बेहतरीन इंडिविजुअल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जिनमें से आपका इंडिविजुअल अटेंशन वाला पार्ट जो होता है, यानी पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट का असेसमेंट लेना, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और उनके सब्सक्रिप्शन वैल्यूज आपके सामने हैं, वो थोड़ा सा हाई होते भी हैं, क्योंकि उनके बेनिफिट्स भी थोड़े से इस प्रकार के हैं। ठीक है जी, चलिए मेगा ऑफर चल रहा है अभी। आप में से जितने लोग भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर ऑन जेई प्लैनेट, तो हम जेई के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आए हैं, है ना। जल्दी से जल्दी अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अगले 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जेई एडवांस 2022 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड तक के लिए है, और इसमें भी आप हमारा कोड PHYMAY दैट इज फिजिक्स माया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यूनिट चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और बात चल रही थी यार कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस तक की बात हो गई थी, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आज हमें शुरू करना है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट करेंगे। ये वाला पैटर्न हमारा चलेगा। दिस वी विल कंप्लीट इट टुडे एंड दिस वी विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो यार अब हम कूलम्स लॉ से वाकिफ हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स, अच्छी वाली प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, यार वेक्टर फॉर्म का इसका मेथड, इसका फॉर्मूला जो है उसको हम देखने वाले हैं। ऑल्दो हमारा जो क्वेश्चंस को करने का अंदाज है वो हमेशा की तरह बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, मगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी हल्की फुल्की डेरिवेशन सी जो है वो एग्जाम में अक्सर हमसे पूछी जाती है, दैट एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसे आज हम यहां पर देखने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। ये आपका वाई एक्सिस ले लेते हैं हम, और यहां ये हम आपका एक्स एक्सिस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ऑल राइट, दिस इज द सिनेरियो। ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है। और दो चार्जेस हैं हमारे पास, दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक यहां है Q1 और एक यहां है Q2। और Q1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है, Q1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से ये Q1 का पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर, दिस इज R1 वेक्टर,
और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के हिसाब से, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन के हिसाब से, ये R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, ठीक है। और अगर आप ये कहना चाहें कि सर हम दो वेक्टर्स ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, एक 1 से 2 तक डायरेक्टेड होगा, 1 से 2 तक डायरेक्टेड होगा, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ये वेक्टर ऐसा वाला हो, दिस वन, Q1 से Q2 तक, तो आप इसे बोलेंगे ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। सो दिस यू कैन से दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, यानी यू में ऑल्सो राइट इट एज R2 माइनस R1। 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक वाला जो वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसरे वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दूसरे का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाला, दूसरे का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाला। और आप ये भी कह सकते हैं कि यदि हमारा इंटरेस्ट इसमें होता कि Q2 से Q1 तक डायरेक्टेड, मैं इनफैक्ट दूसरा कलर चूज कर लेता हूं इसके लिए। आप ये कह सकते थे कि ये वाला कलर चूज करते हैं, आप कह सकते थे, हल्का देखो डिफरेंट शेड लिया है मैंने, कि अगर हमें 2 से 1 तक आना है, यानी 1 की पोजीशन दूसरे के हिसाब से चाहिए, तो आप फिर से फाइनल माइनस इनिशियल कहोगे। 1 की पोजीशन, क्या विजिबिलिटी है? हाँ यार विजिबिलिटी तो है, दिख रहा है। 1 की पोजीशन दूसरे के हिसाब से जो आएगी ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी दूसरे से अगर पहले तक आओगे, दूसरे से पहले तक आओगे तो फाइनल वाला पहले वाला हो जाएगा और इनिशियल शुरुआत जहां से हुई वो दूसरे वाला हो जाएगा। तो पहले से दूसरे तक जाने वाला वेक्टर R2 माइनस R1 होगा, दूसरे से पहले तक आने वाला वेक्टर R1 माइनस R2 होगा, R1 माइनस R2 होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये कहानी है पोजीशन वेक्टर्स की। नाउ सपोज कीजिए Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हुए, Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हुए, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये तब लगेगा जब आपके दोनों ही चार्जेस लाइक हुए, या तो दोनों ही पॉजिटिव हुए या तो दोनों ही नेगेटिव हुए, या तो दोनों ही पॉजिटिव हुए या तो दोनों ही नेगेटिव हुए। और ध्यान से देखने पे समझ में आया कि देखिए अगर ये अनलाइक हुए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे अगर अनलाइक हुए तो, यदि अनलाइक हुए तो अट्रैक्टिव होंगे, अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, आप बोलेंगे शेयर फोर्स exerted by Q1 on Q2। Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला जो फोर्स है आप बोलोगे फोर्स 2, दैट इज, इसको आप बोलेंगे फोर्स F2, किसकी वजह से? 1 की वजह से। दैट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, या इसको आप और बेटर वे ऐसे लिखिए, ऑन Q2, पहले लिख दीजिए किस पर लग रहा है, ऑन Q2, किसके द्वारा लग रहा है, बाय Q1, ऑलराइट। सो दैट इज, आप सिंपली बोल सकते हैं कि Q2 पर लग रहा है Q1 के द्वारा, Q2 पर लग रहा है Q1 के द्वारा, यानी कि आप बोलोगे 2 पे लग रहा है 1 के द्वारा, 2 पे लगने वाला ब्रैकेट में किसकी वजह से है? 1 की वजह से। तो आप इसे बोल सकते हैं ड्यू टू Q1, तो जो ब्रैकेट में है उसकी वजह से लगता है यार, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू, भाई ये लिखा जाएगा K Q1 Q2 बाय पोजीशन वेक्टर जो दूसरे का है पहले के हिसाब से, इसका मैग्नीट्यूड जिससे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो दूरी आनी है, तो जो दूरी है दूसरे की पहले के हिसाब से, इसका स्क्वायर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसका कैप। यहां देखिए जब हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते थे तो मॉड Q1 मॉड Q2 लेते थे, मॉड Q1 मॉड Q2 लेते थे, लेकिन अब की बार वेक्टर फॉर्म में मुझे प्लस माइनस साइन लेना है। फायदा क्या होगा सर, मान लीजिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो फोर्स जो दूसरे पे लगेगा, यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगी, लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी, दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे।
तो आप बोलोगे यार ये वाले फोर्स की डायरेक्शन Q2 पे लगने वाले ये वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखो वही वाला वेक्टर की डायरेक्शन है, वही वाले वेक्टर की डायरेक्शन है। आप ये कहें कि सर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव ले लीजिए, दोनों ही चार्जेस नेगेटिव ले लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? फिर से प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन फिर से सेम हो गई। इसका मतलब अगर दोनों नेगेटिव वाले लाइक भी हैं फिर भी एक दूसरे को धकेलेंगे। Q2 पे जब पेन रखेंगे, Q2 पे जब पेन रखेंगे तो उस पे लगने वाले रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन R21 वेक्टर की ही डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर R21 वेक्टर की ही डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऊपर वाले वेक्टर की, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो आप बोलोगे अनलाइक है सर, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो अपने को पेन Q2 पे रखना है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो कौन सा वाला वेक्टर होगा भाई? कौन सा वाला वेक्टर होगा? ये R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वाला वेक्टर होगा। तो आप कहेंगे कि सर प्लस और माइनस करके नेगेटिव आ जाएगा, तो R21 का नेगेटिव, R21 वेक्टर का नेगेटिव R12 वाला ही तो होगा, R12 वाला ही तो होगा। इसका मतलब सर जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है वो Q1 और Q2 दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी वैलिड है, Q1 और Q2 दोनों की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वैलिड है, और दोनों में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो गया तो उनके लिए भी वैलिड है, उनके लिए भी वैलिड है। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज K Q1 Q2। अगर आप सामने यूनिट वेक्टर नहीं लिखना चाहते, पूरा का पूरा वेक्टर ही लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका क्यूब आ जाएगा। R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो है इसका क्यूब आ जाएगा, R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो है इसका क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक पॉइंट है। सिमिलरली जब आप ये लिखना चाहें कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दैट इज आप बोलेंगे कि Q1 पे फोर्स चाहिए किसके कारण? 2 के कारण। Q1 पे फोर्स चाहिए किसके कारण? 2 के कारण। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसे लिखा जाता है K Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का स्क्वायर एंड R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का कैप, या इसी को आप लिख सकते हो K Q1 Q2 डिवाइड, और सामने आ जाएगा R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पूरा का पूरा वेक्टर, और डिनोमिनेटर में R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये जो वेक्टर है इसका क्यूब, ये जो वेक्टर है इसका क्यूब। ध्यान से सुनना, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके इस टॉपिक को दोबारा से देखना, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरी बार में कॉन्टिन्यूटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखना, तब जाके अपने को बात समझ में आएगी। ठीक है जी, ऑलराइट। सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज F1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पेन किस पे रखना है? ऑन 1, ऑन 1। क्या बोला आपने? ऑन 1। तो फोर्स ऑन 1 ऑन Q1 किसकी वजह से? ड्यू टू Q2। तो जिस पर लग रहा है उस पर पेन रखते हैं। जैसे पिछली बार आपने कहा ऑन Q2 किसकी वजह से? Q1। तो जिस पर पेन रखा हर बार यहां पे पेन, जिस पर लगा फोर्स हर बार यहां पर पेन रख के एनालाइज करते थे यार, हर बार यहां पे पेन रख के एनालाइज करते थे यहां पे। अब की बार किधर रखेंगे? यहां पर, क्योंकि Q1 पे लग रहा है। तो जरा गौर से देखो, आगे वाला वेक्टर R21 वेक्टर है, पीछे वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर है R12 वेक्टर है। यदि तो Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हुए, या यदि तो Q1 और Q2 दोनों ही नेगेटिव हुए, सो बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। और यदि वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं तो आप बोलेंगे यहां पर पेन रखने से, यदि वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं तो Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन R12 वाले की ही होगी। तो Q1 और Q2 दोनों को पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, और इस फोर्स की डायरेक्शन R12 वाली ही डायरेक्शन है। और यदि दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव वाले लाइक भी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, तो माइनस और माइनस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और F12 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन सेम रहेगी। F12 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन फिर से सेम रहेगी। और यदि
इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव हो गया तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक होंगे। और यदि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यदि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर हो जाएगा, यानी R21 वाला हो जाएगा, यानी कि R12 से उल्टा हो जाएगा। R12 इधर है, ये R12 से उल्टा हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर ये प्लस इंटू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो R12 से उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन आप पैटर्न वाला लिख रहे हो, 2 1, 2 पे 1 की वजह से तो 2 का पोजीशन 1 के हिसाब से, 1 पे 2 की वजह से तो 1 का पोजीशन 2 के हिसाब से, दूसरे पे पहले के कारण तो दूसरे की पोजीशन पहले के हिसाब से, पहले पे दूसरे के कारण तो पहले की पोजीशन दूसरे के हिसाब से। इस बात को, इस पैटर्न को ध्यान में रखते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने का ये वेक्टर फॉर्म में तरीका ही कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहलाता है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहलाता है। तो कई सवालों में आप ये लगाते हुए देखेंगे, बट यार अपना जो अंदाज है वेक्टर को डील करने का वो बिल्कुल ही अलग है। हम तो विजुअलाइजेशन पर बेस्ड बात करते हैं और इनिशियल टू फाइनल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्टेड जो वेक्टर होता है वो हमेशा फाइनल वाले के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल वाले के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम मैं आपको हमारी आने वाली मुलाकात यानी अगली मुलाकात में करवाने वाला हूं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी यार। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मेरा सजेशन अभी मैंने आपको दिया था कि वीडियो को अब इसके बाद रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से यहां तक देखिए, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और उसके बाद आपको लेकर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फटाफट इसे कंप्लीट करो, फिर चलते हैं यार आगे। होपफुली आपने कंप्लीट कर लिया होगा अब तक, एक बार रिवाइंड मार चुके होगे यार वीडियो। बात को फॉलो जरूर करना। तो चलिए अब डिस्कशन को लेकर चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कहेंगे कि सर एक मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहां उसके द्वारा लगाया गया मैग्नेटिक इफेक्ट किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, उस मैग्नेट के आसपास की वो जगह मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। और सामने से आकर जो उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने वाला मैग्नेट होगा वो टेस्ट मैग्नेट कहलाएगा। और जो जिस मैग्नेट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि वो मैग्नेट उसका सोर्स है, वो सोर्स मैग्नेट कहलाएगा। यानी कि जिस प्रकार से एक मैग्नेट के आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक उसी प्रकार से एक चार्ज के आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक चार्ज के आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और हम ये कह सकते हैं कि जिस चार्ज की वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज सोर्स चार्ज कहलाएगा। और सामने से आने वाला जो चार्ज उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आता है वो टेस्ट करने के लिए आता है, इसीलिए उसका नाम टेस्ट चार्ज होता है। तो आप कहेंगे कि यदि हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो क्या होती है यार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड? हम बोलेंगे द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच उसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन विच its electric effects can be experienced by any other charge। उसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके किसी और चार्ज के द्वारा। चार्ज के आसपास की वो जगह, वो रीजन क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सो स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है जी। सो हमें एक छोटी सी बात तो ये याद रखनी चाहिए, यानी कि आप ये बोलेंगे कि सपोज करो यहां पर हमारा एक पॉइंट चार्ज Q है,
ये पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ले लीजिए, तो इसके आसपास की फील्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसे सोर्स चार्ज कहना पसंद करेंगे, हम इसे सोर्स चार्ज कहना पसंद करेंगे, जिसके कारण है ये फील्ड, और इसकी फील्ड जो है यार वो इंफिनिटी तक जा रही होगी। इसकी फील्ड जो है वो भाई एक पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी तक उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो सर, इनफाइनाइट रीजन तक, इनफाइनाइट दूरी तक, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं ना, बताया था ना पिछली क्लास में इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। तो आप बोलेंगे कि इंफिनिटी तक इनका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन यार इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए सामने से जो आया होगा, कौन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा? आप और हम थोड़ी एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी तो कोई दूसरा चार्ज ही करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस कर पाता है, फील कर पाता है? आप और हम डायरेक्टली थोड़ी फील कर पाते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के कारण। हम मेटालिक चीजें वियर करते हैं उसके कारण एक्सपीरियंस कर पाते हैं, या आप यूं कहें कि कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल ही तो एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए सामने से एक चार्ज आएगा, और जो चार्ज आएगा वो बेसिकली क्यू चार्ज है, एंड दैट इज अ टेस्ट चार्ज। वो क्या है? एक प्रकार का टेस्ट चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए वो प्रेफरेबली अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दैट इज प्रेफरेबली क्या होना चाहिए? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है यार? दैट इज, आप बोलोगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है +1 कूलम्ब होना चाहिए। यानी कि अगर एक चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला, उसके द्वारा पैदा किया जाने वाला, एक्सर्ट किया जाने वाला इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाए, वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। जिस चार्ज की वजह से है वो चार्ज सोर्स चार्ज कहलाएगा, और एक्सपीरियंस करने के लिए जो आया वो चार्ज टेस्ट चार्ज कहलाएगा, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, सो दैट शुड बी प्रेफरेबली अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +1 कूलम्ब। तो आप बोलते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं करता हूं इसकी कार्बन कॉपी, और उसमें मैं छोटी सी एडिटिंग ये भी कर दूंगा कि हम जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो टर्म ले लेते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, यह बताने के लिए उस पॉइंट पे एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर। इसकी परिभाषा होती है, इट इज द फोर्स, इसकी परिभाषा होती है फोर्स, और पूरी डिटेल परिभाषा देखते हैं। देखिए, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही तो निकालोगे, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाला रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहला रहा है, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता हो, द फोर्स experienced by a unit positive charge, by a unit positive charge, that is +1 coulomb, placed at that point, ठीक है। दैट इज, आप ये बोलेंगे कि सर टेस्ट चार्ज आप कौन सा रखना चाहते हो? +1 कूलम, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पर जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो ही, जरूरी थोड़ी है। तो तुम क्या करोगे, जो चार्ज तुम्हारे पास है उसको ले जाके रख दो, उसका एक्सपीरियंस पूछ लो, मेजर कर लो, ठीक है। सो उस क्यू चार्ज के द्वारा जो भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो तुम्हें पता है, लेकिन तुम चाहते हो कि यार वो क्यू क्या होना चाहिए था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो यू विल सिंपली अप्लाई द यूनिटरी मेथड। यू विल से कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो भी क्यू चार्ज आपने रखा है वहां पे, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, force experienced by this charge. So force per unit charge जो है that will be defined as electric field intensity. So that can be written as K
इस बात को ध्यान में रखा जाए तो आप ये बोल सकते हो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो मैं बोलूंगा 1/q एंड दैट इज k मॉड q नॉट मॉड q बाय आर स्क्वायर, जहां पे यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी ही क्या हो जाएगी यार, आर हो जाएगी। वो दूरी ही क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो देखिए q से मॉड q कैंसिल आउट हो गया, q से मॉड q कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी k मॉड q नॉट बाय आर स्क्वायर, k मॉड q नॉट बाय आर स्क्वायर। और अगर ये एक्सप्रेशन अपने को समझ में आता है, ये एक्सप्रेशन हमें समझ में आ रहा है, राइट, तो इस एक्सप्रेशन की खास बात क्या है, ये एक्सप्रेशन हमें यूनिट्स और डायमेंशंस बताने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, वो एसआई यूनिट क्या होगी यार, वो एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना बेटा, तो न्यूटन पर कूलम्ब, और आगे चल के आप ये भी सीखेंगे कि ये वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, आगे चल के सीखेंगे, अभी के लिए न्यूटन पर कूलम्ब भी ध्यान रख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इसका, वो देखिए क्या होगा, आप कहेंगे कि फोर्स की डायमेंशन होती है सर mlt-2 और चार्ज की डायमेंशन होगी at, चार्ज की डायमेंशन होगी at, यानी कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका डाला जाए तो ये निकल कर आ जाएगा ml a-1 एंड t-3, है ना, mlt-2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। सो ml a-1 एंड t-3 ये निकल कर आ जाएगी हमारी डायमेंशंस, ठीक है ना, ये निकल कर आ जाएगी हमारी डायमेंशन। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप डायमेंशनल एक्सप्रेशन इसका बयान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ये अपने आप में एक क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर मैग्नीट्यूड सर आप ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्शन भी तो निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए दो बातें, डायरेक्शन के लिए दो बातें। पहली बात, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपने आप में एक सेंट्रल फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, सो दैट्स अ सेंट्रल फील्ड, यानी जिस पॉइंट चार्ज की वजह से लग रही है और जिस पॉइंट पर देख रहे हो, पॉइंट चार्ज और पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही देखना है। और अगर दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको वो ये, इफ Q0 अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप कहेंगे यदि आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो सामने रखे हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने से दूर धकेलेगा, पुश करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो सामने रखे हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। तो आप कहेंगे यदि आपका Q0 सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। और यदि आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, एंड इफ आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, देन आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, कैप लगा दिया है बेटा, कैप वाला वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगी। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से देखते हैं। आपने कहा कि ये रहा आपका Q0 सोर्स चार्ज एंड देयर इज द पॉइंट P वेयर यू विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बोलेंगे कि क्योंकि फील्ड सेंट्रल है सर, सबसे पहले तो आपने लाइन सी बना दी, जो भी फील्ड होगी इस लाइन के अलोंग होगी, जो भी फील्ड होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी, ठीक है जी, ये बना दिया आपने फील्ड, ठीक। अब आपने कहा मान लीजिए Q0 पॉजिटिव है, तो यहां रखे गए, पेन यहां रखेंगे बेटा P पॉइंट पे, यहां रखे गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपल्शन मिलेगी, यहां रखे हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपल्शन मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये निकल कर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और यदि आप यहां पर Q0 रख रहे हैं और ये रहा आपका पॉइंट P, तो जब आपने यहां पे रखा Q0 वो रहा पॉइंट P, तो आप बोलेंगे कि भाई नेगेटिव चार्ज है। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज अब की बार नेगेटिव है, तो P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी सर, रखे हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आकर्षण फील होगा,
अट्रैक्शन होगा ना, तो पेन रखो पॉइंट पी पर और देख लो यार, फील आ गई भाई, फील आ गई कि किधर आ रहा है फोर्स निकलकर, ये फोर्स निकलकर आ रहा है टुवर्ड्स क्यू नॉट, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस देखेंगे तो उसमें खास बात यह होगी कि सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से गिवन पॉइंट पे लगने वाले फील्ड को निकालिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखते हुए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखते हुए निकालिए, इंडिविजुअल वेक्टर्स लिखिए, उनका वेक्टर समेशन कर दीजिए, हो जाएगा यार काम। तो ये एक एस्पेक्ट है। मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का तरीका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड बताना है भाई, फॉर्मूले के आधार पर k मॉड क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। मॉड क्यू नॉट क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज तो +1 होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले में आएगा नहीं, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए दो बातें कि चार्ज से पॉइंट को ज्वाइन कीजिए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उससे दूर की तरफ, और यदि आपका चार्ज नेगेटिव है तो उसकी तरफ, बात बनेगी, ठीक है। चलिए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब एक और छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट इज फोर्स exerted on charged particle, force exerted on charged particle inside electric field, inside an electric field। तो हमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है किसी एक चार्ज के द्वारा लगाया, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाएगा वो रीजन, और उस रीजन में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है, ये बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां किसी दूसरे चार्ज, टेस्ट चार्ज को लाकर रख दोगे, चाहे वो +1 कूलम हो प्रेफरेबली या कुछ और, वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही। उस फोर्स के बारे में कमेंट करना है। तो हम कहेंगे कि ऐसी सूरत में हमारे पास ये हो गई यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और आपने कहा कि यदि आप यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन उसकी आगे की तरफ है और मैग्नीट्यूड उसका E0 है, मैग्नीट्यूड उसका E0 है, तो देखिए आप क्या कह पाएंगे, आप कहेंगे वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज होती है। तो यहां से फोर्स जो होगा दैट विल बी QE वेक्टर, QE वेक्टर। ये जो Q होता था याद होगा आपको, ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज होता है, प्रेफरेबली +1 कूलम, प्रेफरेबली +1 कूलम। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कुछ और हो तो भी एनालाइज कर लेंगे सर, क्या बड़ी बात है। हम बोल सकते हैं यदि आपका चार्ज इफ Q इज पॉजिटिव, अगर आपका पहले अभी सोर्स चार्ज के बारे में बात हुई थी, कहानी खत्म। अब आपका टेस्ट चार्ज यदि पॉजिटिव है देन फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि सामने पॉजिटिव लगा है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैप वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर, दिशा वाला वेक्टर वही होगी जो फील्ड की डायरेक्शन है। और यदि आपका चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन वो होगी बेटा जो फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे फील्ड की डायरेक्शन को। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे बेटा जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा और लगेगा Q इंटू E0, Q इंटू E0। और यदि ये चार्ज नेगेटिव होता बेटा तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता वो फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में लगता, और ये भी कितना लगता, Q इंटू E0। फॉर्मूला वही है, केवल चार्ज का जो साइन है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। इन सभी पर बेस सवाल जो है वो हमारी अगली मुलाकात में करेंगे यार। तब तक के लिए आज का एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में बात की, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाई की, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, और एंड में हमने बात की कि यदि ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसमें रखे गए चार्ज पे कहां और कितना फोर्स लगेगा। ऑलराइट, तो ये है कहानी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 14th ऑफ अप्रैल दिन बहुत करीब है, देरी ना करें, फटाफट से
अनअकैडमी प्लस पे हमारा एम 2022 बैच ज्वाइन करें और कोड का इस्तेमाल करें फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे और यूसैट के रिजल्ट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक के इंडिविजुअल बेनिफिट्स आपके सामने हैं, जैसे प्लस में हमें लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं यार, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी किसी एक बैच को ज्वाइन किया अगर, जैसे आपने एम 2020 लिया 2022 लिया, तो उसके बाद आप बाकी के बैचेस का भी एक्सेस ले सकते हैं। वीकली टेस्ट होते हैं। आइकॉनिक इससे भी और एक प्रीमियम प्रोग्राम है जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है, टेस्ट का असेसमेंट भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आस्क का डाउट फीचर यार बहुत जबरदस्त फीचर है अनअकैडमी का, कि आप घर बैठे पढ़ाई करते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने डाउट की, इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। क्या उसका प्रोसीजर है वो आपके सामने है, ठीक है। खटाक से सोल्यूशन मिलता है यार। यूसैट यानी अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जो प्लस प्रोग्राम या आइकॉनिक प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं उसमें भी आपको ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिनकी डिटेल आपके सामने है यार। अगर आप 2023 को टारगेट करें, 2022 को टारगेट करें, या इसी साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, सभी चीजें जो हैं इनके टेस्ट की डिटेल और लेक्चर्स या न्यूली लॉन्च बैचेस की डिटेल भी मैं हर बार आपको शेयर करता हूं, तो ये यूसैट का रिजल्ट उसमें काफी हेल्पफुल रह सकता है। जो बैचेस अप्रैल में लॉन्च होने वाले हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें से एम 2022 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हमारा और आपका बैच ये भी है। इसके अलावा भी इतने सारे बैचेस हैं जिनका अलग अलग टारगेट एग्जाम है। 2022 के लिए ये सारे हैं, नीचे वाला 2021 के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच है, ठीक है जी। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। मेरा लिंक जो होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। एंड यस, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। खुद भी पढ़ाई करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। सो ऑल द बेस्ट। अगली मुलाकात होगी कुछ और नए इंटरेस्टिंग सवालों के साथ, और सीखेंगे थोड़ा सा और इलेक्ट्रोस्टैटिक, बढ़ाएंगे अपने यादगार सफर को थोड़ा सा आगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।